हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9th का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है। आप सभी ने बिल्डिंग बनते हुए तो देखा होगा भाई, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, जब वो बिल्डिंग बनती है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसको जोड़ जोड़ के उसको बनाया जाता है। ध्यान से सोचो और मुझे बताओ। तो आप सभी का आंसर होगा कि सर बिल्डिंग ब्लॉक्स। और बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब यानी कि ब्रिक्स। अब अगर ब्रिक्स जोड़ जोड़ के हमने क्या बनाया, किसी एक बिल्डिंग को बनाया, तो हम कह सकते हैं कि उस बिल्डिंग की एक स्मॉलर यूनिट क्या थी, वो बिल्डिंग ब्लॉक थी, वो ब्रिक्स थी। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से होते हैं एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर को बनाने में जो छोटी से छोटी यूनिट यूज करके और उनको जोड़ के जब हम उस मैटर को बनाते हैं तो उसको ही कहा जाता है, उस छोटी यूनिट को एटम कहा जाता है। मोलिक्यूल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो रहेंगे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या ये होता है वो हम डिस्कस करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, मोलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, एंड मोल कॉन्सेप्ट। चलो, सबसे पहले हेडिंग पर आ जाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहले आप इस वर्ड को देखो। केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि केमिकल्स आपस में कंबाइन हुए। और वो कौन सी चीज है जब केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं? वो होती है रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जब कभी भी कोई रिएक्शन होगी यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेगा, जिसमें कि पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें हम समझेंगे कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि किसी भी चीज का अमाउंट फिक्स हो जाना, ना घटना ना बढ़ना। अब कैसे? अगर समझ के चलो, आपने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया और ये बन गया आपके पास में वाटर। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ग्राम थी, ऑक्सीजन भी 3 ग्राम थी सपोज, तो ये आपका 6 ग्राम बनेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो आप कभी घटा सकते ना कभी बढ़ा सकते या उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली जो ये रिएक्टेंट्स है, इनका जितना भी मास होगा वो टोटल आपको किधर की साइड मिलेगा? प्रोडक्ट की साइड मिलेगा। क्योंकि रिएक्शन के दौरान मास ना तो घटता ना बढ़ता। इट मींस कि ना तो आप कभी मास को बना सकते ना कभी उसको खत्म कर सकते। तो ये चीज आपको फॉलो करनी होगी। अगर यहाँ पे बाई चांस 5 ग्राम लिखा हुआ आ जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। और अभी तो आप लोग 9th में हो, आप जब 10th में आओगे तो ये चीज आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपका पहले ही चैप्टर रहेगा उसमें 10th क्लास में साइंस के अंदर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको ये बैलेंस करनी आएगी इक्वेशन, तब आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझोगे। तो तब पूछा जाता है आप लोगों से कि ये जो हम बैलेंसिंग करते हैं ये किस वजह से करते हैं, तो तब आप लोगों का आंसर वहां पे यही बनता है, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो, अब सेकंड की बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो पर्टिकुलरली एटम्स रिएक्ट करेंगे उनकी साझेदारी फिक्स होगी, उनका हिस्सा, उनका अमाउंट फिक्स होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपने वाटर बनाया, तो इस फॉर्मूले को देखो, हाइड्रोजन के दो है, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो एक होता है, तो दो का दो होगा। अब ये मत समझना सर आपने कब बताया था कि भाई हाइड्रोजन का एक होता है, ये तो आप सर गलती कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो हमारे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बता रहा हूं ना, तो अभी के लिए समझ लो, आगे तो आपको 1 से 20 तक, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक हम सारे एलिमेंट्स आपको लिखवा देंगे, वो सारे आपको याद करने हैं। तो ये हो गया आपका, एक हाइड्रोजन का एक है तो दो का दो रहेगा, और ऑक्सीजन का होता है 16। याद रखना बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास होता है 16। आज बता रहा हूं, आज के बाद नहीं बताऊंगा, याद रखना है सबको। तो आप ये देखो, ये किस रेशियो में जुड़े हुए हैं? 1:8 रेशियो में, ये बाई मास। यानी कि अगर मास वाइज हम इनको चेक करें तो ये 1:8 के रेशियो में जुड़े हुए हैं। तो जब आप इस रेशियो में जोड़ोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वाटर तभी बनेगा। अगर आपने इस रेशियो में नहीं जोड़ा तो वाटर ही नहीं बनेगा, फिर आप कोई नई चीज बना दोगे। तो कहने का मीन्स, आपने साइंटिस्ट नहीं बनना, एक्सपेरिमेंट नहीं करने अभी के लिए। अभी के लिए याद रखना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जिस प्रोपोर्शन में, जिस हिस्से में वो जुड़े रहते हैं वो एटम्स, आप उनको उसी में जोड़ोगे तो तभी आप उस कंपाउंड को बना सकते हो। अ प्योर सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। कोई डाउट किसी को? चलो, अब पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। किस किस बच्चे ने डाल्टन्स के बारे में सुना है? बता दो जल्दी से।
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थ्योरी थ्योरी है तो थ्योरी ही पूछी जाएगी और इसमें डायरेक्ट इन पॉइंट्स को पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो समझो डाल्टन कौन थे। डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के ऊपर रिसर्च करके अपना एक न्यूक्लियर मॉडल तैयार करके दिया कि भाई काइंड ऑफ न्यूक्लियर मॉडल नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं एटम के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई, इसलिए इसको कहा जाता है एटॉमिक थ्योरी कि भाई एटम ऐसा होता है, एटम की ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये सब कुछ उन्होंने बताया था। तो उन्होंने पहली बात क्या कही, हालांकि वो गलत साबित हुए, उनके कुछ पॉइंट जो उन्होंने बताया वो बाद में पता चला कि उनकी बातें गलत थी, तो हम इन पॉइंट्स को नहीं कंसीडर करते, लेकिन पढ़ा जाता है कि हाँ किसी ने इनिशिएटिव लिया तो क्या क्या उन्होंने बातें स्टार्टिंग में बताई थी। पहले इन्होंने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं और वो एटम्स होते हैं। लेकिन एक चीज इन्होंने गलत कह दी, एटम्स आर द इंडिविजिबल, कि एटम्स के आप टुकड़े नहीं कर सकते, एंड इनडेस्ट्रक्टिबल यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत बच्चे जो 7th 8th में भी कभी कभी पढ़ लेते हैं उनको पता होगा एक एटम के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ कुछ फिक्स ऑर्बिट में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इन्होंने तो कहा था डाल्टन ने कि हम एटम्स के और ज्यादा फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन उसका फर्दर डिवीजन किया गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इनका गलत साबित हुआ, तो दैट्स वाई इस पॉइंट को हम लेके नहीं चलते। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर द आइडेंटिकल इन मास। उन्होंने कहा था कि अगर सपोज करो कार्बन ना आपका दो तरह का पाया जाता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास उसका 12 होता है, एक का होता है 6, एक का मास होता है 14, दीज आर कॉल्ड द आइसोटॉप्स। अगर आपने नहीं पढ़े तो आगे बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे। तो उन्होंने कहा कि अगर एटम्स है ये तो ये सभी का मास सेम होगा, प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। देखो मास कहाँ सेम है, तो ये चीज इनकी गलत साबित हुई। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा एटम्स कंबाइन इन द फिक्स होल नंबर रेशियो इन द फॉर्म कंपाउंड, यानी कि जब भी आप कोई कंपाउंड बनाओगे तो वो एक एग्जैक्ट होल नंबर में जुड़ेगा। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे देखो, ये 2 है और ये 1 है, ये पॉइंट हम इनका कंसिडर कर रहे हैं। लास्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, और अगर जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में हमेशा एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये नहीं करते, एक एटम पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के दौरान। ये पॉइंट भी इनका सही था। ध्यान से देख लो, एक बार पढ़ लो सभी, रिकॉलिंग जरूरी है। ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लो आप सभी। एक बार पांचों पॉइंट ध्यान से पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो। हालांकि आपके एनसीईआरटी में 6 पॉइंट दे रखे हैं, आसान है, सारे कर सकते हो आप सभी। चलो, नाउ एटम्स एंड सिंबल्स। एटम्स की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिएक्ट नहीं करते, उसमें रिएक्ट करते हैं एटम्स। तो यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है, एटम होता है। ये बात बिल्कुल सही है, और इसको आप ये भी कह सकते हो कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, यानी कि कोई भी मैटर जो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है तो वो छोटी चीज, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका एटम कहलाता है। लेकिन स्मॉलर वर्ड यूज कर सकते हो, स्मॉलेस्ट नहीं, क्योंकि हमें पता है इसके फर्दर डिवीजन हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल HON, जैसे कि H हो गया फॉर हाइड्रोजन, O हो गया ऑक्सीजन के लिए, एंड N हो गया नाइट्रोजन के लिए। तो ये सिंबल हम लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है। जो डाल्टन साइंटिस्ट आए थे पहले, उन्होंने अपने कुछ सिंबल सजेस्ट कराए थे। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं। सिंबल हम लेते हैं किसी भी एलिमेंट का इसलिए ताकि हमारे लिए वो कॉन्सेप्ट आसान हो जाए जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं। जैसे कोविड आया था, तो कोविड की जब वैक्सीन बनी होगी तो साइंटिस्ट ने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, तो बड़ी बड़ी रिएक्शंस करके देखी होगी। अब जब वो रिएक्शन कर रहे हैं तो भाई अगर हमने लिखना है H2+O2 टेंड्स टू H2O, या Na+Cl टेंड्स टू NaCl, अब मैं इसको पूरा लिखने लग जाऊं, सोडियम प्लस क्लोरीन टेंड्स टू सोडियम क्लोराइड। अब देखो टाइम लगा है ना इसको पूरा लिखने में, तो ये तो बहुत छोटी सी रिएक्शन है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जब वो वैक्सीन बनाई गई होगी या जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट चलते हैं लैब के अंदर, तो उनमें कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शन आती है, और उनको हम इस तरह से वर्ड्स की फॉर्म में उस टाइम पे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं उनको सिंबल्स की फॉर्म में।
तो यानी कि हमें सिंबल्स चाहिए थे। अब डाल्टन जी ने सजेस्ट कर दिए ऐसे सिंबल जिनको याद रखना और ज्यादा दिक्कत कर जा रहा था या उनको बनाने में और ज्यादा टाइम लग रहा था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है आपके साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, जिसको कहा जाता है IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या करा, ये सजेस्ट करती है हर एक चीज, मतलब आपने कोई भी चीज करी केमिस्ट्री के अंदर तो यहां से अप्रूव होके आती है, तब वो केमिस्ट्री में इंप्लीमेंट होती है। तो IUPAC ने कहा कि नहीं भाई ये तरीका है गलत, इसको हम नहीं लेने वाले। तो उन्होंने कहा कि साइंस के अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है, किसी का नाम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, किसी का ग्रीक से। जैसे कि सोडियम को आपने देखा होगा, हम कहते हैं एस से स्टार्ट करते हैं सोडियम, लेकिन उसका जो सिंबल है वो Na है। क्यों? क्योंकि इसका साइंटिफिक लैंग्वेज में जो नाम है वो नेडियम होता है, पोटेशियम का कैडियम होता है। इस तरीके से इंग्लिश में उनके नाम कुछ और है, लेकिन जनरली उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज में जो नाम है आप उसका पहला लेटर उठा लो और उसको कैपिटल लेटर से बनाओ, वही उसका सिंबल बनेगा। लेकिन अगर कहीं पे क्लैश होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे नाइट्रोजन पहले आता है तो उसका कैपिटल N लिया, नियोन बाद में आता है तो उसका कैपिटल N लेके जो बाद वाला लेटर उसको हमने स्मॉल ई लिया, तो उसको हम N लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बाद में कोई आ रहा है और उसका आपने भी कैपिटल N ले लिया तो वहां पे क्लैश हो जाएगा। तो तब आप क्या करो, उसका आगे वाला लेटर भी ले लो लेकिन आप उसको स्मॉल में लो, तो उससे क्या होगा, वो उसका सिंबल बन जाएगा। तो ये तरीका हमने अपनाया और फाइनली हमारे पास एलिमेंट्स के सिंबल आ गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O और नाइट्रोजन का N, कार्बन का C। ये तरीका हमने अपनाया। तो इस तरीके से हमें एटम्स के सिंबल जो है मिल गए और अब तक 118 एलिमेंट टोटल हमारे पास में है। और अभी आपको जो याद करना है वो 1 से 20 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक बस आपको याद रखना है। ये आपको लिखवा दिए जाएंगे। बात यह है कि आपको करने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं। मॉलिक्यूल्स की और बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल बनता है दो या दो से ज्यादा एटम को मिला के। जैसे कि अगर मैंने हाइड्रोजन लिखा तो ये है एटम, मैंने H2 लिख दिया तो ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। मैंने ऑक्सीजन लिखा, ये है एटम, मैंने O2 लिखा, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो कि गैसेस फॉर्म में होता है। मैंने O3 लिखा, ये ओजोन लेयर है, ये भी मॉलिक्यूल कहलाएगा, जिसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट H2, O2, N2 ये सब किसके एग्जांपल है, मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें, जब आपके सारे के सारे एटम एक तरह के होंगे तो वो कहलाएंगे एलिमेंट के मॉलिक्यूल। जब आपके एटम जो है डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आया और यहाँ पे ऑक्सीजन आया तो ये डिफरेंट बन गए, तो ये कहलाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के। तो ये H2O जो है ये आपका मॉलिक्यूल है वाटर का, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये आपका NH3 बन गया क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है। तो ये भी आपका जो मॉलिक्यूल कहलाएगा वो कंपाउंड का कहलाएगा, ना कि एलिमेंट का। नाउ एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3। इसमें कितनी होगी एटॉमिसिटी, 2। इसमें कितनी होगी, 1। इसमें कितनी होगी, ये 3 और ये 1 कितना हो गया, 4। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं वो उसकी क्या कहलाता है, एटॉमिसिटी कहलाता है। तो ये सब आप ध्यान से देख लो क्योंकि एटॉमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में आपके आने ही वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजेदार भी है, ऐसा स्टफ भी नहीं है। तो बात यह है कि बस आप इनको ध्यान से समझ लो, बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा इसको करने में। आप बस इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहो, जो भी आप कर यहाँ पे देख रहे हो तो एक दो डिफरेंट क्वेश्चन आप किसी दूसरी बुक से भी उठा सकते हो। इवन ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपको बताए गए हैं, जो हम इसमें एग्जाम्पल लेके चले हैं बच्चों, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सबको भी करोगे तो तब भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस मेन है कि आप इसको करने के बाद एक कॉन्स्टेंटली एक रिवीजन आप करते चलो टाइम टू टाइम, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में ये सारी चीजें बनी रहे। और बाकी आपके कोई भी डाउट है तो हमेशा मैं आपके लिए मौजूद हूँ। थैंक यू एवरीवन।